Hello everyone. Good afternoon. Am I audible? सुप्रिया, मनोज, गुड आफ्टरनून. आप सभी को आवाज आ रही है क्लियर? ओके, फटाफट से पेन कॉपी लेके बैठ जाओ. टेस्ट शुरू होगा, मॉक टेस्ट. एक पेन लेना है आपको, एक पेपर लेना है, ठीक है? और नोट करते चलना कितने नंबर आएंगे. कल की तरह ही सीक्वेंस रहने वाला है. 1 से 25 तक एमसीक्यूज जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो ऐसे टाइम में मैं भी अपनी तरफ से कोई डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट करूंगी, ठीक है? ना ही मैं समझाऊंगी. जब ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद इनका हम डिटेल सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है? जो टाइमर लगा हुआ है, टाइमर के अकॉर्डिंग 30 सेकेंड जैसे ही कंप्लीट होंगे मैं नेक्स्ट हो जाऊंगी, तो आप टाइमर के अकॉर्डिंग चलेंगे. और अपने नोट डाउन करते चलना कि 1 का आपने क्या आंसर किया, 2 का क्या किया, 3 का क्या किया, 4 का क्या किया. और जब आंसर मैच हो जाए तो उस पर करेक्ट, इनकरेक्ट हो जाए तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि 25 में से कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, ठीक है? तो 25 क्वेश्चन करेंगे और हमारा टाइम स्टार्ट हो जाएगा थोड़ी ही देर में. सब लोग जुड़ जाएंगे. जब आप रेडी हो एक बार बता देना, ठीक है? तो 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं स्टूडेंट का, 1 मिनट. उसके बाद इसको शुरू कर देंगे. पढ़ के आए हो ना अच्छे से? ओके, पढ़ के आए ना सब लोग अच्छे से? तैयारी करके आए हो ना टेस्ट देने की? ठीक है, चलो. रेडी गाइस? आर यू रेडी? 25 क्वेश्चन है, वही 13-14 मिनट लगेंगे होने में पेपर को. तैयार है सब लोग? ओके, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, शुरू कर रही हूँ मैं. सब लोग 25 क्वेश्चन होने के बाद अपने ईमानदारी के साथ मेरे को नंबर बताने, ताकि मैं देख पाऊँ कि आपका क्या क्या रेस्पॉन्स है, ठीक है? कैसे मार्क्स आए आपके. क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आ गया, ट्राई करिए फटाफट से. 30 सेकेंड पे ऑटोमेटिक मैं आगे बढ़ जाऊंगी. इसमें आंसर नहीं करना है. नो क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं आ रहा. 1 मिनट.
2 क्वेश्चन पे पहुंचे नहीं, 1 सेकंड इसको दोबारा करती हूँ। अभी चेक करो क्वेश्चन शो हो रहा है? क्वेश्चन शो हो रहा है आप सभी को? हाँ? ओके, चलो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। गुड इवनिंग एवरीवन। मैम प्लीज। कात्यायनी, ये तो आपको 10 बजे ही कहा था क्लास होगी क्लॉज की, है ना? सुबह ही तो बोला था आपको, और ये भी कहा था कि कल ही होगी। क्वेश्चन पेपर करो अभी आप। हाँ, कल पक्का होगी, डोंट वरी। अभी क्वेश्चन पेपर करो ध्यान से। 25 क्वेश्चन करो, और ये समझ के चलो कि ये आपका प्राइमरी लेवल एंड पेपर 1 पेपर 2 ओवरऑल पूरा मिक्स लेवल है यहाँ पे, ठीक है? देखो 30 सेकंड के बाद आप आंसर मत कीजिएगा। 30 सेकंड कंप्लीट होने पे ही आंसर कर दो। 30 सेकंड जैसे ही खत्म हो तो आप 29वें सेकंड पर ही आंसर कर दो। मतलब जैसे ही 8-9 हो, 8-9 क्यों, 3-2 हो, तब आंसर कर दो। और अपने आंसर्स नोट करते चलना और मैच भी करने हैं। बहुत बहुत अच्छा लेवल है ये। वेल डन एवरीवन। अब मैं भी नोटिस कर रही हूँ किसने कौन सा आंसर किया है। एंड बी ओरिजिनल टू योर सेल्फ, बिकॉज एग्जाम बहुत नजदीक है। कोई भी किसी का देख के आंसर ना करे। अगर नहीं आए तो स्किप कर सकता है।
जिस पे स्टार लगा हुआ था ना, वहां पे आप भी स्टार लगा लेना। आंसर उस पर मैच नहीं था तो मैं बता दूंगी आंसर क्या है उसका। मनदीप जी, एक किनारे से दूसरे किनारे, चलो कोई बात नहीं। इन चारों में से कौन सा बिल्कुल ग्रामेटिकली सही है, ये आपको बताना है। 4 वाक्य हैं। बहुत कम आंसर आए, हुए ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 शो हो रहा है आप सभी को, या स्टक होगी वीडियो एक जगह? नो, पता नहीं क्यों स्टक हो रही है बार बार। एक मिनट, 12 शो हो रहा है ना? हाँ मुझे तो लगा। दोबारा मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा, पता नहीं क्यों आज ऐसा हो रहा है। रुको मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ। आज कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम कर रहा है इंटरनेट। शो हो रहा है सभी को? 13 हो गया। ओके फाइन, वेल डन। नेक्स्ट। आंसर करिए। पूनम ने किया है।
अपने आंसर टिक करते जा रहे हो ना, कौन सा सही कौन सा नहीं। थर्टीन का कात्यायनी पूछ रहे हो क्या? अच्छा, 25 पे आके रुकते हैं, पूरा एक्सप्लेन करते हैं, बताने क्या है। लास्ट वन। चलिए 25 क्वेश्चन हो गए हमारे, अब शुरू पे चलते हैं ना। चेक कर लिया सभी ने? नंबर बताओ फटाफट से, किसके कितने आए। बस एक वो छोड़ देना।
कोई दिक्कत नहीं है, वो वाला जिसका आंसर मैंने नहीं बताया था बाद में ऐड कर लेंगे उसको। ये 2 क्वेश्चन थे शायद, 10-10 नंबर आए हैं। ओके 5 8 आज का लेवल हार्ड था। 14 14 5। आपको एक बात बताएं, 1 से 10 तक प्राइमरी लेवल के इसमें क्वेश्चन थे, और 11 से कितना हुआ, 11 से 25 तक इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों लेवल के क्वेश्चन थे। हाँ कोई बात नहीं, मैं तो आपको, कोई नहीं, आपको दोनों पॉइंट देखो, अगर नंबर कम आए इससे घबराना नहीं कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके इजी में ज्यादा नंबर आते हैं आप खुश हो जाओगे, है ना, तो हमें हार्ड का भी तो पता होना चाहिए कि हार्ड का लेवल कैसा आएगा। खुश होना मैटर नहीं करता ना, हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए। स्नोनिम करने में प्रॉब्लम हो रही है, एक दिन स्नोनिम एंटोनिम कराते हैं, डोंट वरी। तो इजी इजी करते रहेंगे तो फिर आपको हार्ड का पता नहीं चलेगा, इसलिए आज दोनों फॉर्मेट रखे मैंने, इजी का भी और हार्ड का भी, दोनों फॉर्मेट रखे हैं, ठीक है। और अगर हम इजी इजी करते रहेंगे हमें नेक्स्ट लेवल पता ही नहीं चल पाएगा कभी एग्जाम का कि ये भी हो सकता है, तो हमें दोनों लेवल पता होने चाहिए, इसलिए मैंने आपको दोनों लेवल दिया, तो घबराओ मत, हम दोनों चीजें करेंगे। सबसे पहला वर्ड है डेफरेंस। डेफरेंस का मतलब होता है किसी को सम्मान देना या किसी का आदर भाव करना, ठीक है। स्किल का मतलब क्या होता है, स्किल का मतलब होता है किसी के अंदर क्या, कुशलता, कुशल कितना है, कुशल का मतलब क्या होता है, दक्ष, या इसको हम और क्या कहते हैं, निपुण, ठीक है। रिवरेंस का मतलब होता है किसी के प्रति बहुत ज्यादा आदर भाव, है ना। प्रोडिक्शन का मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी। और मैं आपको एक बात बता दूं, जिन लोगों ने शीट, जिनको मैंने एक शीट दी थी ना, ए से आ रहे हैं उसमें स्नोनिम, बी से आ रहे हैं, उसी में ये वर्ड मिलेगा पक्का आपको। और अगर वो शीट आपने कंप्लीट कर ली तो कहीं ना कहीं आपको पड़ा हुआ ही मिल जाएगा, लेकिन अगर आप उस शीट को कंप्लीट नहीं करोगे तो दिक्कत हो सकती है। उस शीट को एक बार कंप्लीट कर लेना जब जब टाइम मिल जाए, मैं शुरू में एक शीट दी थी, उस शीट को कर लेना, ठीक है। रिफाइनमेंट समझ में आया, देखो आप इसको मैं 2 पार्ट में ब्रेक कर देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। रिफाइन प्लस मेंट। रिफाइन का मतलब क्या होता है, शुद्धिकरण, है ना, तो रिफाइनमेंट क्या हो जाएगा, शुद्धिकरण, या इसको आप और क्या कह सकते हो, प्योरिफिकेशन, मतलब शुद्धिकरण, शुद्धिकरण, है ना। तो ये आंसर इसका क्या हो गया, बी। पहला क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या था, चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वन गिवन अबव। तो शब्द दिया है डर्थ, डर्थ का आपको क्या बताना है, ऑपोजिट बताना है। तो सबसे पहले हमें इसका ये पता होना चाहिए इसका मीनिंग क्या होता है। डर्थ का मतलब क्या होता है, कमी, ठीक है। डर्थ का मतलब क्या होता है, कमी। अब हमें जानना है इसका ऑपोजिट, तो हमें थोड़े से स्नोनिम भी पता होने चाहिए, बाकी शब्दों का मीनिंग भी। सक्सेस का मतलब क्या होता है, सफलता। विजडम का मतलब क्या होता है, बुद्धिमानी। चलो मान लो तुमको इसका नहीं पता, पर इसका तो पता है पैशन का। पैशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज के प्रति लगन, है ना। तो ऑटोमेटिक जो आपको आंसर मिलेगा क्या मिल जाएगा, सरफीट, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, अधिकता, है ना। कमी, और इधर क्या हो जाएगा, अधिकता। इसको और क्या कह सकते हैं, लैक, या स्कैरसिटी भी एग्जाम में कई बार आ जाता है, स्कैरसिटी, इसका मतलब भी क्या होता है, कमी। या शॉर्टेज वर्ड तो आपने सुना होगा, शॉर्टेज का मतलब क्या होता है, कमी, ठीक है। और सरफीट का मतलब क्या होता है, अधिकता किस चीज की, या अबंडेंस भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। एक आध वर्ड इसके भी देख लो, अबंडेंस भी आप इसको कह सकते हैं। अबंडेंस का मतलब होता है भरपूर मात्रा में, कोई कमी नहीं। या इसको एडिक्वेसी भी कह सकते हैं, ये भी एग्जाम में मिल जाता है, इसका मतलब भी होता है भरपूर मात्रा में।
या इसको हम प्लेंटी भी कह सकते हैं, प्लेंटी। ये कई बार एग्जाम में एम्पल मिल जाता है, एम्पल का मतलब भी यही होता है भरपूर मात्रा में, है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। क्लियर हुआ? वीडियो रुक गया, हो क्या रहा है ये? गो बैक लाइव पे क्लिक नहीं किया? गो बैक लाइव लिखा आ रहा है, उस पर क्लिक किया आपने? हाँ, वीडियो तो क्लियर आ रहा है फोन में। द चिल्ड्रन आर, नहीं नहीं, वो उस पर सबके में ही दिख रहा है। हाँ, गो बैक लाइव आ जाता है, उस पर आ जाया करो। द चिल्ड्रन आर वेयर यू लेफ्ट देम, क्या पूछा है? अंडरलाइन पार्ट, ये जो पार्ट है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा है। तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है देम का? ये तो सबको पता होगा कि नहीं पता? ऑब्वियसली ये नाउन नहीं है, ऑब्वियसली ये वर्ब नहीं है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। तो नाउन है नहीं तो क्या बचा? प्रोनाउन, एडजेक्टिव होगा नहीं, है ना। तो आंसर क्या हो गया? डी। क्लियर है? आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर, इसका आपको क्या करना था? चेंज इनटू पैसिव। तो एम के साथ आईएनजी फॉर्म है, इसका पैसिव क्या बन जाएगा? एम आना चाहिए, इज आना चाहिए, आर आना चाहिए, बीइंग आना चाहिए और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखने जा रहा हूँ, है ना, यही होना चाहिए ना। कुछ लोगों को गो बैक नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा आपके यहाँ, मेरे में तो क्लियर आ रहा है फोन पे लिखा हुआ। दोबारा एक बार रिफ्रेश करके ज्वाइन करो, है ना। अब देखो, तो इज एम आर के साथ क्या आना चाहिए? बीइंग तो आना ही चाहिए, तो वही इसका क्या बनेगा? आंसर बनेगा, जिसमें बीइंग आए। अब यहाँ पर एक ऑप्शन हमें और देखने को मिल रहा है, क्या? टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इन्फिनेटिव फॉर्म भी यहाँ पे दी गई है। तो हमें थोड़ा सा देखना होगा कि क्या इन्फिनेटिव में भी यहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं या इसको हम ऐसा ही रखें, है ना। चलो देखते हैं। अगर हम इसको केवल इसी से बनाते हैं, अ लेटर इज गोइंग टू बी रिटन, इसके बिना बनाते हैं, तो इसमें देखो कहीं पर भी इसका कोई सेंस नहीं दिया हुआ है, बीइंग रिटर्न कर दिया है, जबकि बीइंग के साथ गॉन होना चाहिए था, तो ये सेंसलेस है सारे ऑप्शन। इसका मतलब हम इन्फिनेटिव के साथ इसको चेंज करेंगे, और इन्फिनेटिव का पैसिव क्या होता है? टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका नहीं बनेगा डायरेक्ट, इसका बनेगा इन्फिनेटिव का। अ लेटर इज गोइंग टू बी रिटन बाय मी। क्लियर? नेक्स्ट है, राम शेड आई शेल राइट अ बुक। राम शेयर्ड आई शैल राइट अ बुक। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? नरेशन को चेंज करना है। तो सिंपल सेंटेंस है, कोमा इन्वर्टेड कोमा के प्लेस पर दैट होना चाहिए। आई फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू राम क्या होना चाहिए? ही। तो इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ पर ही का प्रयोग हो रहा है। ही के साथ क्या आता है? ही के साथ विल आता है कि शैल आता है? ही के साथ विल आता है, तो शैल को हटाओ। शुड नहीं आएगा, बिल का पास्ट क्या होगा? वुड। तो आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है। Next, rearrange the following jumble words and phrase into a meaningful and grammatically correct sentence. आपको क्या करना है? ये जो शब्द जंबल करके दे दिए गए हैं, इधर उधर करके, जंबल का मतलब होता है सारे शब्दों को इधर उधर कर देना, फिर इनको आपको अरेंज करना है जिससे कि एक सही वाक्य बन जाए, है ना। तो इसको अरेंज करना है हमको। अब देखो, किसी भी करेक्ट सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, फिर वर्ब चाहिए, फिर क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट ढूंढने का प्रयास करते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। ये स्लीप्स, दैट सब्जेक्ट नहीं है, स्लीप सब्जेक्ट नहीं है, नो वर्किंग, शी सब्जेक्ट बनेगा। तो हमने यहाँ पे क्या पुट किया? शी। और शी के लिए क्या आएगा? ई। और ई बस एक ही ऑप्शन है, पूरा देखने की आवश्यकता ही नहीं है, फर्स्ट ही इसका आंसर होगा। पूरा चेक ही नहीं करना, क्योंकि ई सब्जेक्ट बनेगा, एंड में आ ही नहीं सकता। तो ये हो गया आंसर। सी स्लीप्स द, शी स्लीप्स द स्लीप दैट नोज, नो वेकिंग। ठीक है, ए। नेक्स्ट है, क्लियर हो गया सबको? क्वेश्चन नंबर 6, इट शैल बी डन बाय देन। अब अगेन बाई के बाद कैसा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है ना। अब हमें देखना है कि ये कौन सा
डन बाय देन, ये देन थोड़ा ही होगा, हाँ देन ही है। चलो, इट शैल बी डन बाय देन, बाद में हुआ ऐसे कह रहा है ये। ऑब्जेक्ट यहाँ पे बाई के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, या तो नाउन आता है या क्या आता है, प्रोनाउन आता है। अगर ये नाउन होता तो नेम दिया होता, इसका मतलब ये नाउन नहीं है। और प्रोनाउन होता तो ये देम होना चाहिए था, क्योंकि इसका सब्जेक्टिव केस होता है दे देम, इसका मतलब ये प्रोनाउन भी नहीं है। एडवर्ब है नहीं तो क्या बनेगा, एडजेक्टिव। बाय देन का मतलब है बाद में, समय के बाद। इट शैल बी डन बाय देम, बाद में हुआ, तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, देन का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव बनेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर नाउन प्रोनाउन आता तो हम इसको ऑब्जेक्टिव केस मानते हैं, लेकिन ये नाउन और प्रोनाउन में से एक भी नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या बन गया इसका, एडजेक्टिव। आई एम गोइंग टू मुंबई इन द इवनिंग, इसका टेंस आइडेंटिफाई करना है। टेंस के लिए सबसे पहले वर्ब के पास जाओ, फिर एक्शन वर्ब के पास। जब जब आपको दिखाई दे जाए इज एम आर, समझ जाना ये इंडिकेट कर रहा है प्रेजेंट टाइम को। और जब आपको एक्शन में आई एन जी दिख जाए तो समझ जाओ कि ये कैसा एक्शन है, कॉन्टिन्यूअस एक्शन। तो टेंस क्या बन गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, नेक्स्ट, ही लुक्ड हिज वॉच हिज बेडरूम। अब यहां पर आपको देखना था कि क्या आएगा, बताओ इसका आंसर तुम लोगों ने क्या किया। इसका आंसर आप लोगों ने क्या किया, फटाफट से बताएं। आपका ऑप्शन क्या था, क्योंकि इसका अब दोबारा एक बार आंसर करो, क्योंकि इसका आंसर इस पर टिक नहीं था, इसीलिए आपके मार्क्स भी ऐड नहीं हुए थे। क्या आंसर किया है सभी ने, सी आंसर किया है। हाँ, चलो एक इजी ट्रिक बताएं। चलो वो अपनी वॉच को ढूंढ रहा है, कहाँ ढूंढ रहा है, बेडरूम में ढूंढ रहा है। तो बेडरूम एक प्लेस तो है नहीं, है ना। एट क्यों आएगा, क्योंकि एट कहीं ना कहीं प्लेस के लिए आता है। बेडरूम में होगा, है ना, स्थान एग्जैक्ट लोकेशन के लिए आता है, थ्रू नहीं होगा। क्या आना चाहिए, इन आना चाहिए। अब दूसरा तरीका क्या है, वो वॉच को ढूंढ रहा है, लुक फॉर का मतलब क्या होता है, सर्च होता है। और अगर हम लुक एट का यूज करें तो लुक एट का मतलब होता है ध्यान पूर्वक समझना या पढ़ना। ध्यान पूर्वक समझना या पढ़ना या सुनना, कुछ भी हो सकता है। जैसे कहते हैं ना लुक एट द ब्लैक बोर्ड, तो इसका मतलब क्या है, तुम ध्यान पूर्वक इस चीज को क्या कर रहे हो, देख रहे हो। और लुक फॉर का मतलब क्या होता है, सर्च, और सर्च का मतलब क्या होता है, ढूंढना, है ना। लुक ऑन नहीं आता, लुक इन नहीं आता, लुक एट नहीं आ सकता था। आंसर क्या हो गया, बी। इसको टिक कर दूं मैं, सर आपको ये पीडीएफ पे मिल जाएगी यहाँ पे आंसर। तो जिन्होंने बी आंसर किया है वो सही है ना। ही स्वैम द रिवर टू द अदर बैंक। अब आपको बताना था कि वह नदी में तैरकर कहाँ गया, नदी के दूसरे किनारे चला गया, है ना। तो इस किनारे से उस किनारे जाएगा। अब बताओ, इस किनारे से उस किनारे जाएगा। अलोंग जो था उसका मतलब क्या होता था, किसी चीज के किनारे किनारे चलना। तो ही स्वैम अलोंग द रिवर टू द अदर बैंक। इन का मतलब है इन द रिवर। मैं इनटू का मतलब है कि कोई एक्शन ऐसा है जहां पर मूवमेंट होगा, उसको हम क्या यूज करते हैं, इनटू का यूज करते हैं। और अक्रॉस का मतलब होता है इस पार से उस पार जाना। अब बताओ कि आंसर में क्या सही होना चाहिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। पहले आप लोग आंसर करें एक बार, क्योंकि मुझे नहीं पता उस टाइम आपने क्या आंसर्स किए थे।
आ गए सभी का आंसर? तो नदी में तैर के हम कैसे जाएंगे? इस पार से उस पार जाएंगे ना, तो हमेशा क्या यूज करते हैं? अक्रॉस। ही swam across the river to the other bank। मतलब जब वो देखो, ये नदी है आपकी, ये नदी है ना, अगर उसको इस किनारे से दूसरे किनारे पहुंचना है तो कैसे जाएगा? यहां से जाएगा ना, पार करके यूं, या ऐसे तो कभी पार ही नहीं कर पाएगा। क्यों भाई, किसी के दिमाग में आया? जिन्होंने अलोंग लगाया था, अलोंग का मतलब क्या होता है? किनारे किनारे, मैंने बताया भी है। लेकिन अगर वो किनारे किनारे जाएगा तो पार कैसे करेगा नदी को? हम्म? दूसरे नदी के दूसरे किनारे पहुंचना है, इस किनारे से इस किनारे पहुंचना है, तो वो तो अंदर एक पार से दूसरी तरफ ही जाएगा ना, इसीलिए अक्रॉस यहाँ पे एकदम सही है। और पढ़ाते वक्त भी मैंने आपको कराया था कि अक्रॉस एग्जाम में खूब आता है। चलो नेक्स्ट, इस वाले क्वेश्चन को करने में आपको बहुत टाइम लगा था। विच सेंटेंस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रामेटिकली करेक्ट, है ना। इस क्वेश्चन को करने में बहुत मुश्किल से 2 से 3 लोगों ने आंसर किया, बाकी किसी ने यहाँ पे आंसर ही नहीं किया था। अगर किसी को अभी मन है तो आंसर दे सकता है, अदरवाइज मैं बता रही हूँ कि इसमें आंसर क्या आएगा। ठीक है, देखो, आई वेंट टू द ग्रोसर एंड आई बॉट सम टॉफीज और आई ड्रॉप देम ऑन द वे होम। पहला चेक करते हैं कि कुछ किसको हम यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, किसको हम यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं? देखो यहाँ पे बट दे दिया है। आई वेंट टू द ग्रोसर बट आई बॉट सम टॉफीज। क्या लग रहा है आपको कि यहाँ पे इसी की तारीफ और कुछ नेगेटिविटी हो रही है? आई वेंट टू द ग्रोसर एंड बॉट सम टॉफीज बट आई ड्रॉप देम। यहाँ पर और के बारे में सोचो, यहाँ पर बट के बारे में सोचो, यहाँ एंड के बारे में सोचो, यहाँ एंड। ओवरऑल ये कंजक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ सोचो कि कंजक्शन ये जो प्रयोग हो रहे हैं वो सही से प्रयोग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहला, आई वेंट टू द ग्रोसर एंड आई बॉट सम टॉफीज और आई ड्रॉप्ड। और का जो ये सेंस आ रहा है ना, दो वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए, और का सेंस कब आता है? जब हमारे पास चॉइस हो। तो चॉइस की बात तो नहीं हो रही ना, तो इसको बाहर करो। बट का प्रयोग कब करते हैं? जब एक तरफ पॉजिटिव सेंस हो, एक तरफ नेगेटिव हो। तो आई वेंट टू द ग्रोसर, मैं परचूनी की दुकान पे गया, बट आई बॉट सम टॉफीज, पर मैंने, लेकिन मैंने कुछ टॉफी खरीदी। तो ये गलत अर्थ है, एंड ही आएगा कि मैंने कुछ टॉफियां खरीदी, तो ये इनकरेक्ट हो गया। बढ़ते हैं आगे। आई वेंट टू द ग्रोसर, मैं परचूनी की दुकान पे गया, एंड आई बॉट सम टॉफीज, और मैंने कुछ टॉफियां खरीदी, लेकिन आई ड्रॉप देम ऑन द वे होम, और रास्ते के बीच ही मैं उनको छोड़ आया, पहुंच ही नहीं पाया। तो खरीदी इसने, सब कुछ अच्छा किया, पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन बाद में क्या हुआ? ये रास्ते में ही खोया है। और यहाँ पर पॉजिटिव सेंस है ही नहीं, तो इनको भी एलिमिनेट करो। आंसर क्या बनेगा? सी। नेक्स्ट, द करेंसी रिकवर्ड वॉज काउंटरफीट। काउंटरफीट का मतलब क्या होता है? जाली। जितने भी जाली नोट होते हैं ना, उसको हम काउंटरफीट कहते हैं। और ये वर्ड मैंने कराया भी था आपको, फेक। स्पेशली ये पैसों के लिए ही यूज किया जाता है, काउंटरफीट, जाली। तो आपको इसका विपरीत बताना था कि अगर एक तरफ जाली नोट है तो दूसरी तरफ को कैसे होंगे? दूसरी तरफ होंगे वैध, जो चले। तो वैलिड का मतलब क्या होता है? वैध, जो चले। रैपिड का मतलब क्या होता है? तेजी से, है ना। इम्प्रॉपर क्या होता है? जो उचित नहीं है, अनुचित। अनसुटेबल, जो मैच ना, जो सूट ना करे, है ना, उसको कहेंगे। तो आंसर क्या हो गया यहाँ? डी। वी मस्ट लॉक द गेट। यहाँ पर आपको क्वेश्चन टैग बनाना था। क्वेश्चन टैग का एक सिंपल फंडा होता है, अगर आपका सेंटेंस एफर्मेटिव है तो टैग नेगेटिव बनेगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग कैसा बनेगा? एफर्मेटिव। कहने का अर्थ है इसका जस्ट ऑपोजिट बनता है, और जो वर्ब यहाँ यूज होती है वही टैग में यूज होती है, तो मस्ट को हम ऐसे रख लेंगे। जो यहाँ सब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, वी आ जाएगा। अब हमें देखना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सेंटेंस एफर्मेटिव है तो टैग कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। मस्टंट वी। आंसर क्या आ गया? मस्टंट वी। ठीक है, कोई डाउट किसी को यहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 14 तक? नेक्स्ट है हमारे पास, आई डिड नॉट हैव द करेक्ट वीजा, आई कुड नॉट एंटर रोमानिया। हमारे पास ठीक वीजा नहीं है, और इसका परिणाम क्या होगा कि मैं रोमानिया में एंटर नहीं कर सकता, प्रवेश नहीं कर सकता, है ना। तो इसका परिणाम क्या निकलेगा? इसके पास सही वीजा नहीं है
और परिणामतः मैं रोमानिया में एंटर नहीं कर सकता था। तो इवन दो बिकॉज का यूज होता है कारण बताने के लिए, ठीक है, बिकॉज का यूज होता है कारण बताने के लिए, कॉन्सिक्वेंटली का यूज होता है परिणामतः ये बताने के लिए, इवन दो यद्यपि, ऑल दो यद्यपि के सेंस में ही यूज होते। तो आंसर क्या होगा इसका, कॉन्सिक्वेंटली। होवर, होवर का मतलब होता है मडराना। जैसे कई बार आपने देखा होगा बादल मंडराते हैं, कई बार हवाई जहाज भी मंडराता है। अभी हम बात हो रही है ऑब्जेक्ट की। द ऑब्जेक्ट होवर्ड ओवर अस, हमारे ऊपर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मंडरा रहा है। आपको होवर का स्नोनिम बताना है। तो मंडराने का मतलब क्या है, कोई चीज ऊपर ऊपर चल रही है, ऊपर ऊपर चल रही है ना, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, वॉन्ड। वॉन्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। तो वॉन्ड का मतलब क्या होता है, गायब। इसको हम और क्या कह सकते हैं, इसको हम डिसअपियर कह सकते हैं। तो ये तो सेंस नहीं होगा, है ना। रिसेक्ट का मतलब क्या होता है, मना करना, तो ये भी नहीं होगा। डेक्लाइन का मतलब भी क्या होता है, मना कर, सॉरी, कम होना, कमी होना कह सकते हो डेक्लाइन मतलब। और फ्लोट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से कोई चीज क्या होती है, तैर रही है। अब वो पानी पे तैरे, या इसने, होवर का मतलब होता है हवा में तैरना कोई चीज, और फ्लोट का मतलब होता है कोई चीज पानी पे तैरना। ओवरऑल क्या यही सेंस हो गया। तो सिनोनिम पूछा है, आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज कन्वेंशियल मेथड वर एप्रिशिएटेड। यहाँ पर आपको कन्वेंशियल का मीनिंग पता होना चाहिए कि कन्वेंशियल का मीनिंग क्या होता है। कन्वेंशियल का मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है एक तरीके से पारंपरिक कह सकते हो आप इसको, जो नॉर्मल है, जो चला आ रहा है, जो एक तरीके से नॉर्मल है, जो चला आ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, कन्वेंशियल कहते हैं। तो हमें इसका क्या बताना है, उल्टा बताना है। तो उल्टा क्या हो जाएगा, प्लेन क्या होता है, एक तरीके से समान कह सकते हो, है ना। अनकॉमन, जो नॉर्मल नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंस, जो अस्तित्व में नहीं है। आंसर क्या हो गया इसका, बी, जो कॉमन नहीं है, ठीक है। द बॉयज स्ट्रोल्ड अक्रॉस द हॉल, स्ट्रोल कई बार वन वर्ड में भी आता है। स्ट्रोल का मतलब होता है टहलना। तो द बॉयज स्ट्रोल्ड अक्रॉस द हॉल, बॉयज जो है हॉल में क्या कर रहा है, टहल रहा है, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, टहलना, ठीक है। तो हमसे पूछा कि टहलने का सिनोनिम क्या है। स्टॉप का मतलब क्या होता है, स्टॉप का मतलब क्या होता है, रुकना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड दिया है यहाँ पे, गैलोप। गैलोप का मीनिंग क्या होता है, एक तरीके से मैं इसमें क्या कहूँ आपको, तेज दौड़ना कह सकते हो, या सरपट कह सकते हो आप इसको। और वॉन्डर्ड का मतलब होता है आवारा, घूमना, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। क्लियर है। आगे बढ़े। चलिए, स्टूप्ड का मतलब होता है नीचे की ओर झुका हुआ। शी विल इनिशिएट द प्रोसेस, इनिशिएट का मतलब क्या होता है, प्रारंभ करना किस चीज को। अब आपसे इसका सिनोनिम पूछा है। आपके बिहार एग्जाम में ये वर्ड बहुत आता है, कॉमेंस, पता नहीं क्यों, मैं देख रही हूँ पिछले 3-4 पेपर में आ चुका है कॉमेंस वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसका सिनोनिम बताना था। आप लोगों का कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, आप लोगों को ये क्वेश्चंस दिख रहे हैं क्या, प्रॉपर सही दिख रहे हैं ना, फिर मेरे को भी डाउट होने लगता है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, सारे कमेंट्स दिख रहे हैं ना, ओके फाइन। मुझे लगा कि एकदम से मेरी वीडियो स्टक तो नहीं होगी, ठीक है। चलो, तो इंटीमेट, इंटीमेट जो वर्ड है, इंटीमेट का मतलब क्या होता है, आंतरिक, है ना।
आईएनटी वर्ड ही इसलिए यूज होता है, आप देखते होंगे आईएनटी से इंटरमीडिएट बन जाता है, आईएनटी से इंटर बन जाता है ना, आईएनटी से इंटरवल बन जाता है, तो इंटर इंट का मतलब ही आंतरिक होता है। ठीक है, क्लियर, सब लोग लिखते चलना है इसको, है ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कमेंस। कमेंस का मतलब क्या होता है, बिगिन, या इसको हम क्या कह सकते हैं, किसी चीज की शुरुआत करना या किसी चीज को क्या करना, स्टार्ट करना। डिसकंटिन्यू का मतलब क्या होता है, स्टॉप, यानी कि रोक देना, है ना। ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कंक्लूड। कंक्लूड का मतलब, कंक्लूड का आपने एक वर्ड सुना होगा इससे रिलेटेड, कंक्लूजन, सबने सुना होगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई चीज अंत में, है ना। तो कंक्लूड का मतलब भी वही है, अंत में, है ना। तो आंसर हमारे पास क्या हो गया, बी। व्हाट वुड यू डू इफ इट ऑन द डे ऑफ योर एंगेजमेंट, ये कह रहा है कि यदि तुम्हारे एंगेजमेंट के दिन बारिश हो जाए तो तुम क्या करोगे, बताओ। यदि तुम्हारे एंगेजमेंट के दिन बारिश हो जाए तो तुम क्या करोगे, है ना। अब देखो कैसे हम वर्ब को डिसाइड करेंगे, यहाँ चेक करो। वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर आपको याद हो, तीन टाइप के कंडीशनल होते हैं। अगर आपको वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले तो इफ प्लस सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और अगर आपको विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले तो इफ के साथ क्या आएगा, सब्जेक्ट विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर आपको वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले तो ऐसे केस में इफ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये थर्ड कंडीशनल होता है, ये फर्स्ट कंडीशनल होता है, ये आपका सेकंड कंडीशनल होता है। तो ये वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमें क्या चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये भी ध्यान रखना कि कभी भी इफ के साथ किसी भी मॉडल वर्ब का तो प्रयोग करते ही नहीं, तो इस बेसिस पे ये दोनों तो वैसे ही आउट। और नॉर्मली भी रूल लगा हुआ है कि इट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, तो वैसे भी एलिमिनेट। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, राइट आंसर क्या हुआ, बी। नेक्स्ट, वन ऑफ द ऑप्शन फ्रॉम बिलो इज अ कंप्लीट सेंटेंस। इन चारों में से कोई एक संपूर्ण वाक्य। संपूर्ण वाक्य कब होता है, सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, वो पूर्ण वाक्य होता है। तो ही क्या है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ब्रेड एंड बटर, एंड के साथ दो नाउन जुड़े हैं, इसमें कुछ वर्ब वगैरह नहीं है, ये एक फ्रेज है, इसमें कुछ नहीं है। आंसर क्या हुआ, ए। ये तो सबने ही सही किया था, इतना आसान था। मनी लिव्स इन न्यूयॉर्क, हिज ब्रदर लिव्स इन कैलिफोर्निया। तो मनी न्यूयॉर्क में रहता है जबकि उसका भाई कहाँ रहता है, कैलिफोर्निया में। अनलेस और इफ दोनों कंडीशन बताते हैं, जबकि ये कंडीशनल वाक्य है ही नहीं, नॉर्मल सी बात कह रहा है कि मनी यहाँ रहता है जबकि उसका भाई है। तो जबकि के सेंस में वाइल का प्रयोग करते हैं। डेस्पाइट का मतलब क्या होता है, के बावजूद। इसको और क्या कह सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ। दोनों का मतलब एक ही होता है, के बावजूद। ये भी सबने सही किया था। ही स्प्रिंटेड ऑल द वे बट। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था। ये वाला क्वेश्चन सिर्फ एक शब्द की वजह से किसी का सही हो सकता है और एक शब्द की वजह से किसी का गलत हो सकता है ना। तो और ये शब्द क्या है, स्प्रिंट। अगर ये आपको समझ में आ गया तब तो आप इसको सही कर पाएंगे, अगर आपको नहीं ये समझ में आया तो आप इसको सही नहीं कर पाएंगे। तो स्प्रिंट का मतलब क्या होता है, स्प्रिंट का मतलब होता है तेज दौड़ना, तेज दौड़ना। तो ही स्प्रिंटेड ऑल द वे बट, वह पूरे रास्ते दौड़ा लेकिन, ही कॉट अ कोल्ड, उसको सर्दी लग गई। ही कॉट द बस, उसने बस पकड़ ली। ही लाफ्ड, वह हंस गया था। ही मिस द बस, उसने बस को मिस कर दिया। अब बताओ कि क्या इसका सही सेंस होना चाहिए। इस एक शब्द ने इतना खेल बिगाड़ दिया कि तमाम लोगों के क्वेश्चन सही भी हो सकते थे और जिनका मीनिंग पता होगा उसका सही भी हो जाएगा। कि पूरे रास्ते भर दौड़ा और उसके बावजूद भी क्या हुआ, उसकी बस छूट गई, सर्दी पकड़ ली, ये तो इनकरेक्ट ही सेंस होगा। बट लगाए तो बस पकड़ ली, ऐसा सेंस होना ही नहीं चाहिए, ये होगा ही नहीं। आंसर क्या होगा, डी। माई लिटिल नेफ्यू डिसलाइक्स हिज हेयर ब्रस्ट। मेरा छोटा सा भतीजा बिल्कुल भी पसंद नहीं करता कि उसके बालों को कंघी करो। होते हैं छोटे बच्चे जिनके बालों में कंघी लगाओ उनको अच्छी नहीं लगती, है ना। तो यहाँ भी वही सेंस है कि माई लिटिल नेफ्यू डिसलाइक्स,
अब यहाँ पर हैव के कई सारे फॉर्म दिए। सबसे पहले तो इसको बाहर करो, क्योंकि आपको सिखाया है कि टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये तो इनकरेक्ट सेंस है। ठीक है, अब हमारे पास बचता है क्या, बी सी डी। ध्यान रखना, डिसलाइक, लाइक या डिसलाइक या लव, ठीक है, इन तीनों के बाद जीरंड आता है। जीरंड का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहना है कि मुझे ड्राइंग पसंद है, तो आप कैसे कहेंगे, आई लव टू ड्रॉ या आई लव ड्राइंग। बताओ, आपने कहा कि मुझे स्विमिंग पसंद है, आई लाइक टू स्विम और आई लाइक टू स्विमिंग, क्या होना चाहिए। तो ये जो है ना वर्ब अपने बाद जीरेंड लेती है, तो ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। आंसर क्या आएगा, आई लव ड्राइंग, आई लाइक स्विमिंग, आई लव सिंगिंग, व्हाटएवर, आई लाइक डांसिंग, है ना। तो यहाँ डिसलाइक्स आया, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म इनकरेक्ट हो गए। आंसर क्या आएगा, हैविंग। माय लिटिल नेफ्यू डिसलाइक्स हैविंग हिज हेयर ब्रश्ड, ठीक है। और हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है, तो यहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी इसके साथ मिल गई है। नेक्स्ट, his colossal fame stood out among the contestants, ठीक है। colossal का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। इसको क्या कह सकते हैं, एक्सट्रीमली लार्ज, एक्सट्रीमली लार्ज। अब आपको इसका ऑपोजिट बताना है। एम्पल का अभी बताया था कि एम्पल का मतलब होता है भरपूर मात्रा में, जिसको हम और क्या कहते हैं, अबंडेंस कहते हैं, है ना, अबंडेंस, या इसको हम और क्या, प्लेंटी कहते हैं। वेटरन का मतलब होता है अनुभवी, क्या होता है, अनुभवी। और ब्रॉड का मतलब क्या होता है, चौड़ा, ठीक है। ये ऑप्शन बता, अब आप आराम से अंदाजा लगा सकते थे अगर आपको बाकी सबका मीनिंग पता होता कि बाकी सबका मीनिंग क्या है। कोलोसल का मतलब बहुत बड़ा है, एम्पल का मतलब भरपूर मात्रा में, वेटरन का मतलब अनुभवी, ब्रॉड का मतलब चौड़ा। तो बाकियों के आंसर आपको समझ में आ गए कि भाई ये इसके एंटोनिम से मैच नहीं कर रहा, तो कौन सा, एक ही बचा। भले ही आपको पैटी का एंटोनिम नहीं मालूम था, भी आप इसको कर सकते थे। Am I right? है ना। चलो, तो पैटी ट्री का मतलब क्या होता है, छोटा, कह सकते हो आप इसको, छोटा, छोटा, बहुत छोटा। आपने एक शब्द सुना है गांव में, हमारे एक शब्द गट्टा, क्या शब्द किसने सुना है, मैम कॉमेंट देखी है, साउंड क्या ही हो गया। अभी वीडियो आ रहा है, पीडीएफ तो ले लो। एक क्वेश्चन और रह गया है।